सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हमें 12वीं क्लास के राजनीति विज्ञान विषय के पहले लेसन की चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इसमें 3 वीडियो अपने पहले अपलोड हो चुके हैं। आज चौथा और लास्ट वीडियो है जिसमें अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। देखो, लास्ट क्लास में अपन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में देख चुके थे। मतलब शीत युद्ध में 2 महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने गुट बना रखे थे। इन दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की जो नीति थी, उस नीति को अपने नाम दिया था गुटनिरपेक्षता की नीति। अब गुटनिरपेक्षता की नीति में भारत की क्या भूमिका रही है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, ध्यान रखना आगे प्रश्न बड़ा भी हो सकता है। जैसे अपनी किताब के लास्ट के जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, उसमें एक ऐसा प्रश्न भी है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक उल्लेख कीजिए। तो वैसा प्रश्न है, मतलब प्रश्न की लैंग्वेज कैसी भी हो, लेकिन गुटनिरपेक्षता और वहां भारत की क्या भूमिका है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है, भारत व शीत युद्ध। मतलब शीत युद्ध में भारत की क्या भूमिका है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी अपने आए ना कि शीत युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही, तो क्योंकि भाई जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत ने तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, तो बात तो वही है ना एक ही। अगर क्वेश्चन में भारत व शीत युद्ध या भारत व गुटनिरपेक्ष, या फिर ये आ जाए कि भाई शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या भूमिका रही, इसका आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ये जो भी मैंने प्रश्न आपको बताया, सबका आंसर एक ही होगा। तो इसकी अपन चर्चा करें। जो पहले से अपन ने पढ़ रखा है ना, लगभग वही बातें आएंगी इसमें, समझना आप। हमें पॉइंट टू पॉइंट इसका आंसर लिखेंगे। आप समझते हो कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष नीति के 5 संस्थापक राष्ट्र थे। कितने? 5 व्यक्तियों का अपन ने नाम लिखा था, नेहरू, नासिर, टिटो, सुकार्नो और एन क्रूमा। मतलब इन 5 सदस्यों ने मिलकर ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया था। तो इसमें भारत के भी तो थे शामिल, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक बात तो अपन ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक राष्ट्रों में से भारत भी एक था। पहला पॉइंट ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं, इस नीति के तहत भारत दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहा और दोनों महाशक्तियों के सैनिक गुटों से भी अलग रहा। तीसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि भारत ने इस नीति के तहत जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनको भी सैनिक गुटों या 2 महाशक्तियों के गुटों से अलग रखा। इतना होते हुए भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इन 4 पॉइंटों के माध्यम से अपन बता सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका थी। फिर इसी प्रश्न के आंसर में अपन चर्चा करेंगे कि गुटनिरपेक्षता की जो भारत की नीति रही, उससे भारत को क्या तो लाभ हुआ और भारत को क्या नुकसान हुआ। ये कुछ 2 पॉइंट तो अपन लाभ में देखेंगे और 2 पॉइंट अपन देखेंगे गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को क्या नुकसान हुआ। ये मैटर लिखते ही अपने इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो चलो प्रारंभ करते हैं अपन इसका आंसर। तो सबसे पहले तो 4 पॉइंटों में तो अपन लिखेंगे भारत की क्या गुटनिरपेक्षता में भूमिका रही। तो पहला पॉइंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक राष्ट्रों में भारत भी शामिल था। देखो, लगभग वही पॉइंट आ रहे हैं जो पहले से आप जानते थे। दूसरा पॉइंट, इस नीति के तहत, मतलब नीति कौन सी? गुटनिरपेक्षता की नीति। इस नीति के तहत भारत ने स्वयं को दोनों महाशक्तियों
महाशक्तियों का आप नाम जानते हो कौन कौन सी, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियों के गुटों या अपन कह सकते हैं अथवा उनके सैनिक गुटों से अलग रखा, अथवा उनके सैनिक गुटों से अलग रखा। एक ये भूमिका अपन भारत की बता सकते हैं। तीसरी भूमिका अपन बता सकते हैं भारत स्वयं ही इन दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग नहीं रहा, बल्कि भारत ने जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्हें भी इन सैनिक गुटों से या महाशक्तियों के गुटों से क्या रखा, अलग रखा। याद करो अपन ने एक पॉइंट लिखा था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कौन सदस्य बने, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो अल्प विकसित देश थे वो अल्प विकसित देश मान लो, और वो अल्प विकसित देश वही देश थे जो हाल ही में स्वतंत्र हुए थे, मतलब 1947, 48, 49, 50 के लगभग वो राष्ट्र क्या रहे थे, स्वतंत्र हुए थे। तो अपन ये भी लिख सकते हैं इसमें, भारत ने 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को भी महाशक्तियों के गुटों से अलग रखा, महाशक्तियों के गुटों से अलग रखा। और इस भूमिका में अपन लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं क्या, इतना होते हुए भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने आप को सक्रिय रखा। याद करो जब अपन ने गुटनिरपेक्षता का अर्थ देखा था उसमें 3 पॉइंट लिखे थे, और वहां पर ने एक पॉइंट ये भी लिखा था कि गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब फर्तकतावाद नहीं है या फर्तकता नहीं है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामलों से भारत अलग नहीं रहता था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाता था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये तो गुटनिरपेक्षता में भारत की क्या भूमिका रही थी उसकी चर्चा। ध्यान रखना इसी क्वेश्चन में अपन बात करेंगे कि भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई इसके क्या लाभ हुए और इसके क्या नुकसान हुए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन लाभ और हानि दोनों की चर्चा करेंगे। इसी क्वेश्चन में अब अपने को हेडिंग डालनी है, भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति के लाभ क्या लाभ हुए। 2 लाभ लिखेंगे, पर पहला लाभ तो हुआ राष्ट्रीय हित। इसका मतलब समझना आप। अब देखो राष्ट्रीय हित कैसे, मतलब भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो भी निर्णय लेता था ना वो स्वयं अपने देश के मतलब अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता था, ना कि किसी महाशक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि कारण ये है कि अगर कोई अमेरिका के गुट का कोई सदस्य था तो वो तो निर्णय लेते समय किसके हित को देखेगा, अमेरिका के हित को। अगर कोई राष्ट्र सोवियत संघ के गुट का था तो वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णय लेते समय किसके हित को देखेगा, सोवियत संघ के हितों को। लेकिन भारत तो किसी गुट में शामिल नहीं था, तो भारत किसके हितों को देखेगा, भारत तो अपने खुद के राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखे हुए अंतर्राष्ट्रीय मामले में कोई निर्णय लेगा। तो इसका उल्लेख कर देते हैं अपन, भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता था,
महाशक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, हितों को ध्यान में रखते हुए। एक फायदा तो भारत को ये मिला। दूसरा अपन फायदा बता सकते हैं कि भाई महाशक्तियों का भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। इसका मतलब समझना, भारत पे जब भी चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो दोनों महाशक्ति भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती थी, नेगेटिव या नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखती थी। कारण ये था कि दोनों महाशक्तियों को ये डर था, अमेरिका को डर था कि अगर अपन भारत के खिलाफ बोल गए तो भारत किसके गुट में शामिल हो जाएगा, सोवियत संघ के गुट में। सोवियत संघ को ये डर था कि अगर अपन भारत के खिलाफ बोल गए तो भारत किसके गुट में शामिल हो जाएगा, अमेरिका के गुट में शामिल हो जाएगा। इसलिए दोनों महाशक्तियों को ये डर था कि भारत विरोधी गुट में शामिल ना हो जाए। इसलिए दोनों महाशक्तियों की ये मजबूरी थी कि भारत के प्रति वो कैसा दृष्टिकोण रखते थे, सकारात्मक। यही बात लिखेंगे अपन इसमें। तो सिंपल भाषा में अपन इसको लिखते हैं, दोनों महाशक्तियों को यह डर था कि भारत विरोधी गुट में, कि भारतीय गुट लिखा हुआ है समझ जाओगे आप, भारत विरोधी गुट में शामिल ना हो जाए। इसलिए दोनों महाशक्तियां भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती थी। सकारात्मक दृष्टिकोण रखती थी। ये तो गुटनिरपेक्षता की नीति के भारत को क्या हो गए, लाभ हो गए। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की क्या की थी, आलोचना की थी। वो आलोचना अपन हानियों के रूप में बता सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसी क्वेश्चन ध्यान रखना, वही चल रहा है जो आज के वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था, वही प्रश्न चल रहा है। इसी में अपन बात करेंगे भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना। अब एक चीज दिमाग में जरूर रखना, वो बड़ा प्रश्न है। अलग से छोटा प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कोई दो आलोचना बताइए। तो एक अपन इसमें बात करें तो पहली आलोचना तो बता सकते हैं सिद्धांत विहीन नीति। कैसी नीति, सिद्धांत विहीन नीति। देखो वास्तव में अपन थोड़ा सोचें तो जो गुटों में शामिल जो देश थे ना, वो अंतर्राष्ट्रीय मामले में जो भी निर्णय लेते थे तो उनका एक निश्चित सिद्धांत तो होता था ना कि भाई अपन अमेरिका का पक्ष रखेंगे। दूसरा गुट सोचता था कि अपन सोवियत संघ का पक्ष रखेंगे। लेकिन भारत का कोई सिद्धांत ही नहीं था, भारत किसका पक्ष ले। तो ज्यादातर मामलों में भारत निर्णय लेने में अनिश्चित रहता था, वो निश्चित निर्णय नहीं ले पाता था कि मैं कौन से पक्ष में। क्योंकि भारत को भी एक डर क्या था कि भाई अगर मैं अमेरिका के पक्ष में बोल गया तो सोवियत संघ नाराज हो जाएगा। भारत को डर था कि अगर मैं सोवियत संघ के पक्ष में बोल गया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। इस वजह से भारत निर्णय लेने में अनिश्चित रहता था। समझ के बात। तो इस नीति के कारण भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को क्या कह सकते हैं अपन, सिद्धांत विहीन नीति।
भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णय लेते समय किसी निश्चित निर्णय पर ना पहुंचकर दोनों पक्ष मतलब अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करता था। अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करता था। कहते ना अपने किसी व्यक्ति के बारे में कि भाई दोनों हाथों में लाडू नहीं रखने चाहिए भाई, जो दोनों पक्षों के बारे में बोल दे कि हाँ भाई ये भी सही है ये भी सही है। जबकि अपन सही डिसीजन तो तब दे पाते हैं ना जब अपन स्पष्ट से बोलते हैं कि हाँ भाई ये एकदम सही है। तो ऐसा भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऐसी झलक दिखाई नहीं देती थी। दूसरी आलोचना सुनना, दूसरा अपन कह सकते हैं अस्थिर नीति। इसका मतलब समझना, इसमें अपन ये बता सकते हैं कि भारत पूरी तरह गुटनिरपेक्ष नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, अगर आपने सुन रखा हो तो 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था वो बांग्लादेश को लेकर हुआ था। उस समय बांग्लादेश नहीं था। उस समय वर्तमान जो पाकिस्तान है ना उसे तो कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, और वर्तमान में जहाँ बांग्लादेश है उसको कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान। मतलब इधर भी पाकिस्तान था भारत के और इधर भी पाकिस्तान था। तो उस समय क्या हुआ था कि भाई ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो एक तरह से ये मांग कर रहा था कि भाई हमारा तो अलग ही राष्ट्र हो और हमारे राष्ट्र का नाम हो जाए बांग्लादेश। तो भारत ने अलग बांग्लादेश बनाने में सपोर्ट किया था बांग्लादेश का, या अपन कह सकते हैं उस समय के पश्चिमी पाकिस्तान का। तो भारत ने जब ये सपोर्ट किया, मतलब पूर्वी पाकिस्तान का, सॉरी उधर वाले पाकिस्तान को जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसको कहेंगे पूर्वी पाकिस्तान। तो भारत ने उसका सपोर्ट किया था। इस बात को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी 1971 में। उस जंग में भारत ने चाहा कि सोवियत संघ अपनी मदद करे, इसलिए भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ एक मित्रता संधि की थी। कब? 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि की थी। अब बताओ भारत कहाँ गुटनिरपेक्ष रहा? इसका मतलब भारत की नीति को कुछ विद्वानों ने क्या बताया? अस्थिर नीति। उन्नीस में भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि, मतलब मित्रता संधि भी आप लिख सकते हो, मैत्री संधि की। अतः कुछ विद्वानों ने आरोप लगाया कि भारत अब गुटनिरपेक्ष नहीं रहा, गुटनिरपेक्ष नहीं रहा। तो ये अपन ने जो प्रश्न किया था उसका आंसर है कंप्लीट। आप ले वो इसका स्क्रीनशॉट, फिर एक प्रश्न और देखेंगे अपन आज की क्लास में। एक प्रश्न की और अपन चर्चा करते हैं, इसके बाद वाला प्रश्न देखना। अब अपन चर्चा करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा ढंग से तैयार करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब
अप्रासंगिक। आप क्या सोचते हैं? अब समझना, गुट निरपेक्ष देखो, एक घटना को आप जो अपन पहले पढ़ चुके उस पर थोड़ा गौर करना। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के जस्ट बाद मतलब 1945 में पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, एक अमेरिका का गुट और दूसरा सोवियत संघ का गुट। अब दो गुटों में कुछ देश अमेरिका के गुट में शामिल हो रहे थे तो कुछ देश सोवियत संघ के गुट में शामिल हो रहे थे। और अगर कोई देश ऐसा था जिसने ये नीति अपना रखी है कि भाई मैं तो दोनों गुटों में शामिल नहीं होऊंगा, तो उन देशों के संगठन को नाम दिया गुट निरपेक्ष देशों का संगठन। 1945 से शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया? पतन हो गया। जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ वैसे ही शीत युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब एक ही विश्व में महाशक्ति बची जिसका नाम था अमेरिका। तो 1991 में जैसे सोवियत संघ का पतन रहा तो विश्व से गुट तो समाप्त, क्योंकि अब महाशक्ति एक है तो दो गुट बनना तो संभव है नहीं। जब गुट ही समाप्त हो गए तो क्या गुट निरपेक्षता की नीति वास्तव में अब क्या महत्व रखती है? क्या प्रासंगिक का मतलब है कि क्या अब भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व है क्या? ये इस प्रश्न को लेकर अपने को चर्चा करनी है। अब इसमें आप बिल्कुल खुले हो कि भाई आप क्या सोचते हो, लेकिन अब आप दो बातें सोच सकते हो। या तो आप सोचोगे नहीं, अभी भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व है, या अभी भी गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है। अगर आप ये सोचोगे तो आपको इसके पक्ष में अपने कुछ तर्क प्रस्तुत करने होंगे। या फिर आप सोचोगे कि भाई ये बात सही है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, तो आपको इसके पक्ष में उत्तर देना है। ध्यान रखना, अपने को ये सोचना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अभी भी प्रासंगिक है, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन का अभी भी महत्व है, और इसके पक्ष में अपन कुछ तर्क प्रस्तुत करेंगे। तो पहले तो कुछ बेसिक सी बातें लिखनी है, जैसे 1991 में सोवियत संघ, देखो सोवियत संघ का क्यों विघटन हुआ, क्या कारण था कि ये सोवियत संघ में 15 देश थे ये बिखर गए, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट जो अपना सेकंड लेसन होगा उसमें करेंगे। सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसी के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि अब विश्व में एक ही महाशक्ति बची। कौन सी? अमेरिका। इसलिए विद्वानों ने कहा कि जब विश्व में गुट निरपेक्ष जब विश्व में गुट ही नहीं रहे तो गुट निरपेक्ष आंदोलन भी
अप्रासंगिक हो गया। अप्रासंगिक होने का मतलब महत्वहीन हो गया, अप्रासंगिक हो गया। लेकिन अब आप लिख देना, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अब नहीं मानता तो इसके पक्ष में आपको कुछ तर्क भी देने पड़ेंगे। क्यों नहीं मानता? अब अपन वो तर्क देंगे जिसमें अपन साबित कर पाएंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी क्या है, प्रासंगिक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अभी भी महत्व है। वो कुछ तर्क देने पड़ेंगे, तो आप ले इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो इसमें अपन तर्क दें। पहला तो बहुत बेहतरीन तर्क अपन ये दे सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अभी भी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 120। वर्तमान में यूएनओ जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, यूएनओ में 193 देश हैं, जिसमें से लगभग 2/3 सदस्य, मतलब लगभग अपन कहें तो 66% सदस्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हैं। अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो जाता तो क्या 120 अभी भी इसके सदस्य देश रहते? क्या नहीं रहते। लेकिन वर्तमान में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 120। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि नहीं, अभी भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व है। तो पहला तर्क तो अपन ये देंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 120 है। यदि यह आंदोलन अप्रासंगिक होता, मतलब महत्वहीन होता तो इसमें इतने सदस्य देश शामिल नहीं होते। पहला तर्क तो ये अपन दे सकते हैं। दूसरा सुनना, उस समय जब शीत युद्ध हो रहा था, चल रहा था, उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या कह रहा था, भाई हमें किसी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना। मतलब जो लड़ाई झगड़ा था उनका तो विरोध कर रहा था ना उस समय, अब भी लड़ाई झगड़ों का तो विरोध करता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश वर्तमान में भी जो शस्त्रों की, मतलब हथियारों की होड़ हो रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। और निशस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों में कटौती करना, शस्त्रों में कमी करना। निशस्त्रीकरण का समर्थन कर रहे हैं। तो अभी भी ये देश तो शांति तो चाहते हैं ना विश्व में, और उस समय भी ये देश क्या चाह रहे थे, शांति चाह रहे थे। तो अभी भी महत्व तो है इस आंदोलन का। वर्तमान में भी गुटनिरपेक्ष देश हथियारों की होड़ लिख दो चाहे शस्त्रों की होड़ लिख दो, एक ही बात है। शस्त्रों की होड़ का विरोध करते हैं तथा निशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं। ये अपन ने दूसरा तर्क दे दिया। तीसरा तर्क सुनना, 120 सदस्य देश हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, मतलब एक बहुत बड़ा विशाल संगठन है। ये संगठन वर्तमान में क्या कर रहा है, जैसे वर्तमान विश्व की जो समस्याएं हैं, आतंकवाद वर्तमान विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है, मानवाधिकारों का हनन,
मतलब मनुष्य के अधिकारों का जहाँ हनन हो रहा है उसका ये विरोध कर रहा है, पर्यावरण को होने वाले नुकसान का ये विरोध कर रहा है। तो वर्तमान विश्व की जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहा है ये संगठन। इसका मतलब इसका महत्व तो है बीबी। तो तीसरा पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देश वैश्विक समस्याओं जैसे, अब विश्व की जो समस्याएं हैं जैसे अपन ले सकते हैं आतंकवाद, मानवाधिकार हनन, मतलब मानवाधिकारों को नुकसान, पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्याओं, वैश्विक समस्याओं आदि को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक अपन ये तर्क दे सकते हैं, तो आप ले इसका स्क्रीनशॉट। और क्या तर्क दे सकते हैं, और अपन ये तर्क दे सकते हैं, देखो उस समय तो क्या था कि जैसे 1947, 48, 49 से पहले कोई देश आता था, किसी देश पे आक्रमण करता था और उसको अपने अधिकार में ले लेता था। जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपने अधिकार में ले रखा था, तो उस समय तो डायरेक्ट अटैक होता था और किसी देश को अपने अधिकार में लिया जाता था। आज वो तो संभव नहीं है, लेकिन आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है ना, वो दूसरे देश में आके उस देश का शोषण करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो एक से अधिक राष्ट्रों में कार्य करे। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जैसे अमेरिका की कंपनी भारत में आ गई, अमेरिका की कंपनी अफ्रीका में चल गई, तो वहाँ के संसाधनों का दोहन करने का प्रयास करती है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो एक तरह से उस देश की कंगाली में उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का हाथ होता है। अगर कोई अपने ही देश की कंपनी है वो तो अपने देश के विकास में योगदान देगी, लेकिन अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे अमेरिका की कंपनी भारत में आ गई तो भारत के संसाधनों का तो प्रयोग करेगी और कमाई जो होगी उस कंपनी को वो कहाँ चली जाएगी, अमेरिका में चली जाएगी। तो वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषण का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। शायद 3 पॉइंट हो गए थे क्या उधर, 3, तो ये है पॉइंट नंबर 4। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषण का विरोध करते हैं। लास्ट एक पॉइंट और पहले मैं लिख देता हूँ, बाद में समझाता हूँ आपको। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों को एक मंच उपलब्ध करवाता है जहां ये देश मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। क्योंकि भाई देखो, अब
अल्प विकसित या अविकसित जो देश है ना वो तो नाम मात्र के ही बचे हैं, वरना अब जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल अल्प विकसित या अविकसित देश थे ना उनका वर्तमान में विकास हो चुका है थोड़ा बहुत, इसलिए इन देशों को वर्तमान में अपन विकासशील देश कहेंगे। तो ज़्यादातर वर्तमान में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो देश शामिल हैं वो कैसे देश हैं, विकासशील देश हैं। अब जब भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की बैठक होती है, मतलब ये 120 सदस्य अपनी बैठक करते हैं, तो वो एक जगह बैठते हैं और अपनी आपसी समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो एक उनको बैठने का एक मंच तो मिल रहा है ना, जो आपस में वहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों को एक मंच उपलब्ध करवाता है जहाँ ये देश मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी प्रासंगिक है। और इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, और इसी के साथ अपना लेसन भी कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट लेसन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।